ध्यान से आप लोग बस चैप्टर को थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखो, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना? तो इनकम टैक्स में हमें पता है 5 हेड ऑफ इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम बंदे का कितना भी हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स दिखाते समय 5 हेड्स में ही दिखाया जाता है, जिसमें से हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन, ऐसे करके पांचों हेड कवर कर ले, ठीक है? तो अगर कोई भी बंदा जॉब करता है, ठीक है, कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, तो उसको जो पैसा मिलेगा, वाट एवर नेम सो कॉल्ड, वो सैलरी हेड में ही वो दिखाएगा। समझ में आया क्या? सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारा हो सकता है, सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स में उसको दिखाते समय, हेड में टैक्स देते समय, हेड जो होता है वो 5 ही हेड्स होता है, उसमें से एक है सैलरी। तो सैलरी में हेड जाने के लिए टैक्स, सैलरी हेड में दिखाने के लिए क्या क्या कंडीशन पूर्ण करनी पड़ेंगी कि वो टैक्सेबल होने लगेगा सैलरी हेड में, वही हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहला बात है कि व्हाट इज सैलरी हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे। सैलरी मतलब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, तो हम जब मैथ से दिखाएंगे तो आपको दिखा। पहले हम लोग समझते हैं सैलरी कब होगा। तो सबसे बेसिक कंडीशन है क्या है, पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो सैलरी होगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम प्रदीप सर पार्टनर हैं और सैलरी बोल के मेरे को पेमेंट मिल रहा है, वो सैलरी हेड में नहीं जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो वाट एवर नेम सो कॉल्ड, सैलरी बोल के दो, बोनस बोल के दो, कमीशन बोल के दो, वेजेस बोल के दो, इनकम टैक्स में अगर मालिक आपको कोई भी भुगतान कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों जन के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप सैलरी हेड में दिखाएंगे, ठीक है? एंड पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के कैपेसिटी में हो। समझ में आया क्या? एम्प्लॉयमेंट के कैपेसिटी में हो, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बजाते बाद में रहिएगा, शिद्दत से उंगली बजा रही हैं सामने बैठ के। हाँ, कहाँ थे हम लोग? कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम साक्षी को मेरे कंपनी में वो जॉब करती है, और जो भी जॉब करती है हम इसको पेमेंट दे रहे, सैलरी दे रहे। बाद में ये तो पढ़ने में थोड़ी अच्छी है, मेरा बच्चा नालायक है, तो हम बोले कि पढ़ा दीजिएगा, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी है एज ए, आप टीचर जब आइए, तो ये ड्यूटी आवर के बाद घर जाते वक्त कभी कदाल पढ़ा देती थी वीक में, और उसके लिए हम इसको फ़ी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कौन दे रहा है? यहाँ पर हम जो कैपेसिटी है वो एम्प्लॉयमेंट के कैपेसिटी पे नहीं है। ये जो ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं हम, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं हुआ, मालिक ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों जन का रिलेशनशिप वो नहीं है, और उस कैपेसिटी में भी पे है। समझ में आया क्या? अब कुछ जनरल नोट्स है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मींस कंट्रोल और सुपरवाइज। आप मेरे को पेमेंट दे रहे हैं, तो आप मेरे को कंट्रोल और सुपरवाइज थोड़ी कर सकते हैं, फी पे कर रहे हैं, तो तुम्हारे और मेरे बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है क्या? तुम लोग बोल सकते हैं 1000 रुपीज ना, मार मारेंगे कि होश आ जाओगे। आप लोग के बीच में मेरा कंट्रोल और सुपरवाइज का रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आया? प्रदीप सर और मेरे बीच में कंट्रोल और सुपरवाइज का रिलेशनशिप नहीं है। स्कूल में हम लोग जो जॉब करते हैं, सुबह में जो पढ़ाते हैं, वहां पे हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। स्कूल जो हमको पे करता है वो सैलरी हेड में हम लोग दिखाते हैं। समझ में आया? यानी मेरा बात करो तो हम स्कूल में जॉब कर रहे हैं और स्कूल से जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी हेड में जाए, लेकिन यहाँ जो ये सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट में जो मेरे को पैसा मिल रहा है, वो मेरा पीजीबीपी हेड में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर। समझ में आया क्या? तो पहला बात क्या है, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, उस कैपेसिटी में होना चाहिए, बता दिए। अच्छा, एक दो वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इन दोनों में फर्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मीन्स एम्प्लॉयर कैन डायरेक्ट एंड कंट्रोल, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जब हम लोग जॉब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉयमेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मीन्स कॉन्ट्रैक्टी कैन नॉट डायरेक्ट एंड कंट्रोल,
कैन सिंपली डिसाइड और कोड द ऑब्जेक्ट एंड टारगेट। मतलब आप कुछ टारगेट दे दिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, ठीक है ना। जैसे हम अपने सेंटर का रिपेयर का रिन्यूअल का काम किसी को दे दिए, तो वहां पे मेरे और उस संस्था के बीच में या वो जो बंदा है उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। हम बता दिए कि मेरा इंटीरियर इंटीरियर करके दे दीजिए, वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। वो मेरे को सर्विस देगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मीन्स एम्प्लॉयमेंट का बात हो रहा है। समझ गए क्या ये बात? जो बंदा आएगा इंटीरियर का काम करके जाएगा वो मेरा एम्प्लॉय है? नहीं है। ठीक है ना। हम बस उसको एक टारगेट सेट कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे चाहिए, तो वो चीज होगा। तो वो उसको हम जो पेमेंट करें वो सैलरी हेड में नहीं दिखाएगा, वो अपने पीजीबीपी हेड में दिखाएगा। समझ गए क्या? यही तो था। एजेंट एंड प्रिंसिपल। देखो, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नॉट टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी। वो कंट्रोल और सुपरवाइज वाला, मतलब वो आपके पीजीबीपी हेड में वो दिखाएगा, ना कि सैलरी हेड में। जब आप एजेंट रखते हो और उसको जो पेमेंट देते हो सैलरी नहीं है। याद रहेगा ये बात। सर्विस रिसीव बाय पार्टनर। सर्विस अगर पार्टनर, अभी जैसे एग्जांपल दिए कि हमको स्कूल से जो पैसा मिल रहा है, सॉरी सर्विस बोल दिए, सैलरी, सैलरी रिसीव बाय पार्टनर। तो हम और सर है, तो हम लोग आपस में, जैसे मान लो हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो हो सकता है मेरे को प्रॉफिट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम सैलरी बोल के एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टेक्निकल काम हम देख ले रहे हैं, तो भाई ऐसे तो मन मुटाव आ जाएगा ना। ओहो, आधा आधा में बाद में ये भी काम हम करें, हम नहीं करेंगे। फिर डीड वीड बनता है तो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ, कोई कैपिटल कैपिटल ज्यादा लगाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। सैलरी बोल के अगर पार्टनर को मिल रहा है तो किस हेड में जाएगा बताओ बच्चों? पीजीबी। क्यों बच्चों? यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। सर्विस रिसीव बाय प्रोप्राइटर। अगर सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस है, वो अपने आप को सैलरी दे रहा है, तो ये कुछ नहीं है, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं। समझ में आया क्या? वो कोई ऐसा सैलरी नहीं है, वो पार्टनर को जो ओनर को जो मिल रहा है वो प्रॉफिट का हिस्सा ही माना जाता है, ठीक है। रेमुनरेशन टू डायरेक्टर। देखो, डायरेक्टर, आप कर्मचारी को किसी भी नाम से पेमेंट करो ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोलो, कुछ भी बोलो, कमीशन बोलो, कुछ भी बोलो, बोनस बोलो, कुछ भी होगा सैलरी हेड में जाए, ठीक। अगर रेमुनरेशन दे रहे हैं, डायरेक्टर को दे रहे हैं, तो अगर होल टाइम डायरेक्टर है तब तो सैलरी हेड में जाएगा, और पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो जो डायरेक्टर, यहां पर बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है? रिसीव करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो बंदा किस हेड में अपने टैक्स दिखाएगा। फिर से समझिए, हमको स्कूल से जो पैसा बात हो रहा है, मेरा बात हो रहा है, हमको स्कूल से जो पैसा मिल रहा है वो हम किस हेड में दिखाएंगे? सैलरी हेड में दिखाएंगे। और सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट से जो पैसा मिला है, सिंस हम यहाँ पार्टनर है, तो हमको किस हेड में दिखाना होगा? हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाला टीचर होते, आते लेक्चर लेके चले जाते। तो पार्ट टाइम होल टाइम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लिया हम स्कूल में जॉब कर ही रहे, किसी और स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो भी सैलरी हेड में दिखाते। अरे 10 जगह हम काम कर ही सकते, नहीं भर रहा है मेरा पेट एक जगह काम करके। समझ में आया? तो वो मुद्दा नहीं। अगर आप 50 जगह काम कर रहे हैं तो सब जगह का मिला के सैलरी हेड में दिखाना। कर तो नौकरी रहे हैं ना। समझ में आया? लेकिन जो सक्सेस फाइंडर में हम कर रहे हैं काम, वो मेरा नौकरी, पीजीबीपीए प्रोफेशन कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो सक्सेस फाइंडर से जो मेरे को पैसा मिल रहा है वो पीजीबीपी हेड में हम अपने दिखाएंगे। यानी आप समझ गए, मेरा मेरा घर भी है, तो हाउस प्रॉपर्टी पड़ चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दे दिए तो पीजीबीपी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। नौकरी करके, स्कूल से जो नौकरी करके पैसा मिल रहा है वो मेरे सैलरी हेड में जाएगा। और सक्सेस फाइंडर से जो मिल रहा है, कमा रहे प्रॉफिट प्रॉफिट, वो किस में जाएगा? पीजीबीपी में। अगर हम डायरेक्टर, डायरेक्टर का पॉइंट, हम किसी में डायरेक्टर है, किसी कंपनी में डायरेक्टर है और होल टाइम डायरेक्टर है, तब वो सैलरी हेड में जाएगा। अगर हम वहां पे पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको दिखाएंगे। डन बच्चों? समझ में आया क्या? तो हम एक कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर भी है, तो किस हेड में दिखाएंगे हम? अदर सोर्स में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अदर सोर्स हम लोग। पेंशन टू विडो, मतलब अगर कोई बंदा नौकरी करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पेंशन पाता है रिटायरमेंट में। अब वो मर गया तो उसकी विधवा को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके हाथ में अदर सोर्स में होगा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा कुछ होता है, हम लोग अदर सोर्स में। रेमोनरेशन टू एमपी एमएलएस। देखो,
मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होता है वो कंट्रोल और सुपरवाइज हम लोग कर सकते हैं क्या? लोग नेता नेता का बात हो रहा है, ठीक है। देखो, अगर हम लोग नेताजी को बोले कि नेताजी आपको हम कंट्रोल और सुपरवाइज करेंगे, तो मेरा पूरा खानदान को कंट्रोल सुपरवाइज कर लेगा। एमएलए को जब भी सैलरी मिलता है, सैलरी जो भी उन लोगों को दिया जाता है, वो लोग सैलरी हेड में नहीं दिखाते, क्योंकि वहां पे कंट्रोल और सुपरवाइज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो लोग अदर सोर्स में दिखाते हैं। एमपी एमएलए का जो सैलरी मिल रहा है किस में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है ना बच्चों? यस सर। रेमोनेशन जज को अगर मिल रहा है तो वो सैलरी है। अब हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी एंड वेवर ऑफ सैलरी। ये दो टॉपिक है, ठीक है। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, देखो, वन सैलरी अर्न इट्स सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट। बता रहे कहानी क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसको जॉब पे रखा जाए? मान लो हमारे बीच में मिस पीलू है, क्या? इनको जॉब पे, हाँ ठीक है, यही है कि हमारे बीच में एक बहन जी है, इनको हम इनको जॉब पे रखे हैं। ये मेरे यहाँ कंपनी पे जॉब करती है। सैलरी का बात नहीं हुआ, बहुत फेथ के साथ आई थी कि सर तो पेमेंट करेंगे, अच्छा ही करेंगे। और बाहर से पता कर ली थी सर लोग कैसे है, तो पता चला था नहीं ठीक है, अच्छे है, ठीक है। अब ये जॉब कर रही है और ये बोल के रखी थी सर गांव में हल्ला कर दिए, जॉब लग गया है, 2 तल्ला ठोकवाएंगे। सपना है इसका, पिताजी का सपना था। अब बेटी कमाएगी तो 2 तल्ला मकान बने। अरे ये बोली थी एक साथ दे दीजिए, है ना। अब ये वही दिसंबर का समय में हिसाब, साल भर काम की, दिसंबर में बोली सर मेरा हिसाब। प्रोड्यूसर बोला हाँ हाँ कर देते हैं। लिफाफा में बंद करके इसको दिए, छोटा पतला सा लिफाफा गया था। अरे सोची इतना कम पैसा, अच्छा चेक होगा। निकालिए, ये 500-500 का कुछ ही नोट है। मान लो इसको 12 महीना का 1,20,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया पर मंथ। गुस्सा हो गई। हम तो सोचे से कम 1 लाख रुपया पर मंथ होगा। फेंक दी प्रदीप सर के मुंह पे पैसा। प्रदीप सर भी उठा के रख लिया, ठीक है नहीं चाहिए, रखिए पाप का पैसा अपने पास, फेंक के चली गई है। ठीक है, गांव बोली जा रहे, गांव में पिताजी को बोल देंगे ठीक है, हम मेहनत से दोबारा खेती वेती करके बना लेंगे। चली गई है गांव, खेती वेती कर रही है। इनकम टैक्स का नोटिस आया, 1,20,000 रुपया के ऊपर टैक्स मांग रहा है। इसी से मांगेगा, ऑब्वियस बात है, कमाई थी। हाँ ठीक है, वही तो बता रहे, सुन लीजिए, बीच में टोकिए मत। तो 1,20,000 पे, अब सोचो इस बहन जी के ऊपर क्या बीतेगा। वो पैसा भी नहीं ली, फेंक के चली आई, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस मतलब मांग भी रहा है 1,20,000 पे। बहन जी आपका टैक्स नहीं दी 1,20,000 पे। होता है, मान लो स्लैब रेट होता है, हम मान रहे हैं कि इसका बाकी अदर सोर्स से स्लैब पार हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत सुने थे, स्लैब रेट क्या होता है, कब पार होता है। मान के रखो कि इसका स्लैब रेट पार हो रहा है, ठीक है ना, सर्टेन जिस लिमिट के ऊपर जाने से टैक्स लगता है वो पार हो रहा है। ये 1,20,000 को कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि ये ली ही नहीं है, फेंक के चली आई है। तो अब इसके ऊपर क्या बीतेगा अगर इनकम टैक्स इसके इससे वो पैसा मांग रहा है कि बहन जी इसके 1,20,000 पे भी आप टैक्स दीजिए। विश्वास उठ जाएगा। निर्मला ताई को कितना ट्वीट करेंगी यही जानती है। टैक्स लगेगा कि नहीं आप सोचो, लग जाएगा, क्योंकि सैलरी ये अर्न कर चुके हैं। अगर इसको वेव करने का मन है था तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना चाहिए था। ये जो प्रदीप सर के सामने पैसा फेंक के चले आई, हम दोनों जन को दिया, जाइए रखिए आप ही लोग, ये जो है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा। बस ये माना जाएगा इनकम टैक्स, ये अपने पैसा इनकम टैक्स के हिसाब से कि अपने पैसा को अप्लाई किए कहीं पे, एप्लीकेशन ऑफ मनी। तुमको दान करने का मन था, करो, मेरा टैक्स क्या है मार रही। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, वंस सैलरी अर्न, एक बार सैलरी आप कमा चुके, सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट। अगर बाद में उसको आप, जो ही कहानी था, एक कहानी से हम समझाना चाहें कि आदमी छोड़ेगा ही क्यों। बहुत बार होता है झगड़ा वगड़ा हो गया, आप छोड़ के चले, जा पैसा रख ले, छोड़ दिए, तो वो पैसा तो आपका, क्योंकि इनकम टैक्स सैलरी अर्न हो गया, टैक्स लग जाए। Such waiver shall be treated as application of money. However, where employee opt to surrender his salary, अगर कर्मचारी चूज करता है कि वो पैसा को सरेंडर कर दे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, देन शैल नॉट बी टैक्सेबल। तो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला तुमको पैसा मारने का शौक था, नहीं लेना था पाप का पैसा, जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं, तो मेरे मुंह पे मारिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बैठा है इस चीजों की, तभी तो हम सब आएगा चुनाव उनाव तो बांट पाएंगे। ये सब पैसा कहाँ है, बर्बाद जाने दे। मैं आया तो इनकम टैक्स बोल रहा है कि आप गलत आदमी को दियो, फिर खा जाएगा। अजय सर, प्रदीप सर क्या करेंगे? फिर समोसा एक पार्टी होगा, 1,20,000 का पार्टी होगा। देना है तो किसको दीजिए? सेंट्रल। तो आप क्या सीखे कि सैलरी आप ऐसे वेव कर रहे हैं तो उसका टैक्स लग जाएगा, बचने वाले आप नहीं है। हाँ, अगर आप सरेंडर कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तब बच जाएंगे। डन बच्चों, थोड़ा थोड़ा नोट्स था वो हम बताते चले। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर सोर्स सेल बी एक्यूमुलेटेड एंड टैक्सेबल अंडर, बता चुके हैं क्या? हम 3-4 जगह काम कर रहे हैं सैलरी का। सुबह स्कूल में जॉब कर रहे हैं, दोपहर से लेकर रात तक मान लो हम कोचिंग में अपने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्री में जाके। कोचिंग से पेट नहीं भर रहा। अरे ये सोचो ना सर, सो भी नहीं रहे, तुम लोग का फीस नहीं आ रहा ना, इसलिए सरवाइव जिद कर दे रही है मायापुर जा से हो। अरे प्रदीप सर का भी तो बात यहाँ रखना होगा। आओ, बेसिक सैलरी। अब आते हैं टॉपिक पे। ये सारी बातें हम लोग क्या एक फ्लो में समझे कि whatever name so called any payment made by employer to his employee shall be taxable under the head salary. डन बच्चों? बात नहीं, बात नहीं, ठीक है। बेसिक बेसिस ऑफ चार्जेस, मतलब ना सैलरी किस बेस पे टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेस और रिसीव बेस विच एवर इज अर्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका सैलरी ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव्ड जैसे 4 तारीख 5 तारीख को होता है, तो अगर एक बात ड्यू हो चुका है तो अब टैक्सेबल हो जाएगा। जो दोनों में पहले होगा, ड्यू पहले हो गया या रिसीव पहले हो गया, ठीक है ना, उस बेस पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। डन। ड्यू होता है 3 तारीख को, आपको मिल गया है 30 को, ठीक है ना, तो उसी साल टैक्स हो जाएगा, आप फॉल हो जाएगा। डन। ड्यू बेस, रिसीव बेस, विच एवर इज अर्लियर। एडवांस टैक्स नहीं, एडवांस टैक्स नहीं। आगे पढ़ते इस चीज को हम लोग एक बार ध्यान दे देते। देखो रिसिप्ट बेस मींस क्या, आपको मिल चुका है, ड्यू नहीं हुआ है, मिल गया है, ड्यू नहीं हुआ है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, भी क्या होता है, मेरे को सैलरी 3 तारीख को ड्यू होता है ना, लेकिन 30 को मिल गया। ड्यू कब हुआ था? ड्यू कब होगा? तो मान लो जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे आप अप्रैल से अप्रैल मार्च का बात करो, तो मेरा मार्च वाला पैसा ड्यू कब होने वाला है? अप्रैल 4 तारीख को, लेकिन मेरे को 31 को ही मिल गया, तो रिसिप्ट हो चुका है ना इस साल, तो टैक्स हो जाएगा। यही बात था। अच्छा, मान लो 30 मार्च का ड्यू हो चुका है लेकिन मिलेगा अप्रैल में 2-4-10 दिन बाद, तो फिर ड्यू तो हो चुका है ना, तो टैक्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, however it shall not be included again in the total income when salary become due। देखो एडवांस सैलरी आपको रिसिप्ट बेस पे टैक्स हो जाएगा। एडवांस आप अगर सैलरी उठा लिए तो रिसिप्ट, एडवांस सैलरी और लोन में फर्क होता है ना, वो आगे हम लोग कॉन्सेप्ट में समझेंगे। एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेस पे टैक्स हो गया, एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेस पे टैक्स हो गया, ठीक है। तो फिर दोबारा जब ड्यू होगा तो टैक्स होगा क्या? आप 2-3 महीना का सैलरी एडवांस उठा लिए, ठीक है, तो रिसिप्ट बेस पे टैक्स हो गया। तो जब ड्यू होगा, एक्चुअल में जिस साल मंथ ड्यू होगा, तो फिर उस साल वापस इंक्लूड थोड़ी करेंगे, नहीं उस साल नहीं करेंगे। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ड्यू। क्या लिखा हुआ है सर? ऊपर ही तो बताए, ड्यू बेस और रिसिप्ट बेस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस व्हाट? ड्यू हो चुका है, तो ड्यू हो चुका है तो उसी ईयर, वो जिस साल ड्यू हुआ उसी साल टैक्स हो जाएगा। However, it shall not be included in again in the total income when salary become received। फिर से समझ लीजिए क्या बता रहे हैं आपको हम, क्या बताए, इनकम टैक्स बोल के रखा है, सैलरी ड्यू बेस और रिसीव बेस में टैक्स होता है। तो अगर आप एडवांस सैलरी उठा लिए तो वो रिसीव बेस पे टैक्स हो गया। मान लो हम 25-26 साल के दौरान 1 अप्रैल 2025 से लेके 1
अब 31 मार्च 2026 के दौरान 15 महीना का सैलरी उठा ली, तो 15 मंथ का सैलरी टैक्स हो जाएगा। 3 महीना का जो एडवांस उठा है तो ड्यू बेस पे वापस तो टैक्स नहीं होगा ना। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सिर्फ 9 मंथ का ही टैक्स होगा। यही तो बोल रहे हैं। अब मान लो कि आपका सैलरी ड्यू हो रहा है लेकिन रिसीप्ट अभी नहीं हुआ, 4-5 महीना का रिसीप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो भाई ड्यू बेस पे तो टैक्स हो चुका है, तो जब मिला के 1 साल आएगा, जैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी ड्यू बेस पे वेदर रिसीव और नॉट ड्यू बेस पे टैक्स ले चुका है। अब आपको ऐसा हुआ कि 15 महीना का जोड़ के एक साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा था एरियर के कारण, कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब था या जो भी, या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी फंगारी कुछ भी हो रहा था, तो रुका हुआ था सैलरी, और एक साथ बाद में मिल गया आपको, तो ड्यू बेस पे तो टैक्स लग चुका है। तो जब रिसीव्ड हुआ तो दोबारा थोड़ी लगेगा। तो बताए, तो सर इजी था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, arrear salary, in case of arrear salary, any increment of salary with retroactive effect which have not been taxed in the past, such arrear salary are taxable on the receipt bill. Means due भी नहीं हुआ हो। arrear salary मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इधर arrear मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है कि अगर इंक्रीमेंट आपका बैक डेट से हुआ है, ठीक है ना, कोई भी मैटर वैटर चल रहा होगा, इंक्रीमेंट हुआ बैक डेट से, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है एक साथ बैक डेट से आपको जोड़ जाड़ के मिला है, तो वो किस बेस पे टैक्स होगा, रिसीप बेस। जब रिसीप्ट हुआ है उसी साल। इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप एक बार इन दोनों को रीड करिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा अपने से समझने का कोशिश करिए, फिर हम इस बात को रखते हैं। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो आप ये डाउट था आउटस्टैंडिंग और एरियर के बीच में। अच्छा, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में फ़र्क है। एडवांस सैलरी रिसीव बेस पे टैक्स हो जाता है, और एडवांस अगेंस्ट सैलरी ये एक तरह का लोन है, ठीक है ना। वो सैलरी जैसा टैक्स नहीं होगा, उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। डन बच्चों, अभी तक हम लोग सैलरी का कुछ बुनियादी बातें समझे, ठीक है। आओ, पे स्केल। पे स्केल क्या बनता है, प्री डिटरमाइंड इंक्रीमेंटल जो शेड्यूल होता है, स्केल होता है। आप जॉब वॉब पे जब अप्लाई करते हैं, सरकारी जॉब में आमतौर पे पे स्केल बताया रहता है, ऐसे रहेगा, बेसिक 50,000, तो मान लो 5,000, ऐसे करके बढ़ेगा, 70 होगा, 70 के बाद 10 होने लगेगा, एंड 90। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 50,000 सैलरी बेसिक पे ज्वाइन करें, 5-5 हज़ार बढ़ेगा साल में, 5-5 करके 70 तक जाएगा, 70 जाने के बाद 10-10 करके बढ़ेगा 90 तक। ये होता है पे स्केल, ठीक है ना। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पेमेंट वेयर द इंक्रीमेंट स्केल इज प्री डिटरमाइंड या प्री प्री नोन टू एम्प्लॉय। मतलब ऐसे करके 50 है, 6, 60, इसका मतलब क्या है, 50 और हर साल 1-1 हज़ार रुपया कब तक बढ़ेगा, 60 तक। 60 हो जाएगा तो वहाँ से 5-5 करके बढ़ेगा, कब तक, 80 तक। ऐसे करके ये हो गया शेड्यूल। आप जॉब वॉब पे जब जाते हैं, सरकारी नौकरी वाला जो वैकेंसी आता है, देखना उसमें पे स्केल लिखा रहता है, ठीक है। अब हम लोग टैक्स वाले फाइनली पार्ट में जा रहे हैं। सैलरी में आमतौर पे बेसिक सैलरी बोल के मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल। फिर डीए बोल के मिलता है, और कमीशन बोल के मिलता है। अलावेंस, अभी हम सिर्फ ये 3 शब्द इसलिए बोल दिए क्योंकि इससे इंटर रिलेटेड बात है। सैलरी विभिन्न नामों से मिलता है, तो ये नाम ही क्यों है, सैलरी बोल के देने में क्या हर्ज है। देखो, इनकम टैक्स में कुछ कुछ ऐसा प्रोविजन है, थोड़ा बहुत नाम बदलने से, जैसे मान लो हम इसको पैसा तो दे रहे हैं, मेरे यहाँ जॉब तो कर रही है, तो हम सिर्फ इसको बोले 50,000 रुपया तुमको महीना का देंगे। अब वही 50,000 रुपया ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नाम बदले। बहन जी, आपको 20,000 रुपया बेसिक सैलरी मिल रहा है, 10,000 रुपया हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है, 5,000 रुपया चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मिल रहा है, 5,000 रुपया यूनिफॉर्म के लिए मिल रहा है, ऐसे सो ऑन, कुछ नाम बदल दिए, 85,000 दे रहे, तो इसको क्या तकलीफ है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसको 50,000 का नौकरी पे रख रहे हैं हम पर मंथ का, लेकिन ये नाम बदलने से थोड़ा बहुत कुछ चीजों में टैक्स में छूट मिलता है। समझ में आया क्या?
वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या नाम पे देने से क्या क्या बचता है। समझ में आया क्या? तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि बेसिक सैलरी, बेसिक जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। समझ गए क्या? टीए मीन्स डियरेंस अलावेंस, ठीक है, और कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये तीनों चीज फुल्ली टैक्सेबल मतलब कोई कोई चीज ऐसा होगा जिसमें कुछ छूट मिलता है, इसीलिए वहां पे हम बताएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब प्रैक्टिकल में मूव हो रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो रिटायरमेंट बेनिफिट कितने तरह का होता है? ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट का रिट्रेंचमेंट स्कीम और अदर कुछ है। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। सैलरी में विभिन्न नामों से जो पैसा मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो छूट मिलता है। बेसिक फुल्ली टैक्सेबल होता है, हाँ या ना? टीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर आपको ग्रेजुएटी बोल के कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, लीव इनकैशमेंट छुट्टी का पैसा इनकैश करा रहे हैं, और पेंशन, इन सब नामों से अगर पैसा मिल रहा है तो क्या होगा? तो अभी हम लोग उस पड़ाव में गए, बाकी में जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट स्कीम वाले पार्ट में अभी यहीं पे। तो आज हम लोग ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन ये डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी बोल के आपको मिलता है तो क्या होता है? देखो, ग्रेजुएटी मीन्स होता है कि आपको एम्प्लॉयर एक पेमेंट दे रहा है, आपके रिटायरमेंट पे भी हो सकता है और ड्यूरिंग दी सर्विस भी हो सकता है। तो ग्रेजुएटी अगर आपको ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मिलता है, नौकरी के दौरान ही मिल रहा है, आप रिटायर नहीं हुए, तब तो फुल्ली टैक्सेबल है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, यानी ग्रेजुएटी बोल के कुछ भी पैसा मिले नौकरी के दौरान, आप रिटायर नहीं हुए, फुल्ली टैक्सेबल। 10,000 मिले पूरा टैक्स, 50,000 मिले पूरा टैक्स, 50 लाख मिले कोई छूट, ऑन डेथ मिले, मरने पे मिले, मर गया तो ग्रेजुएटी मिल रहा, पैसा बात है उसके फैमिली मेंबर को ही तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फुल्ली, वेदर गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, मरने पे मिल रहा है तो भाई क्या सरकार टैक्स लेगा? भला आदमी था, मरते मरते उसके कफन के पैसा ने थोड़ा बहुत दया बच गया है। लेकिन ऑन रिटायरमेंट या सर्विस टर्मिनेट होने पे मिले, तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो जमाई राजा ट्रीटमेंट है। इसीलिए ना, देखा है तुम लोग स्टेट तो शादी वादी का रील वील आता है इंस्टा में, का फोटो दिखाता है, फिर लड़की का दिखाता है, देख क्या रहा है सरकारी नौकरी, यही घमंड है सरकारी नौकरी में। देखो फिर से सुन लो, नौकरी करने के दौरान अगर मिल रहा है तो क्या सरकारी क्या गैर सरकारी, दोनों के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल। मरने पे मिल रहा है तो क्या सरकारी, क्योंकि चिता पे लेटा आदमी अब तो बॉडी है बस, इसीलिए क्या सरकारी क्या गैर सरकारी, दोनों के पैसा नहीं खाएगा, हाय नहीं लेना है गवर्नमेंट, ऐसा मान, ठीक है। लेकिन अगर नौकरी रिटायरमेंट में मिल रहा है तो सरकारी को बोलता है कि बहुत ईमानदारी से आप जीवन भर रिश्वत खाए हैं, अब ऐसा एंजॉय करिए, अब हमें भी वो आदत रह जाएगा ना। इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, रिटायरमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, हाँ या ना? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, और आपको ग्रेजुएटी मिल रहा है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो संस्था से मिल रहा है वो कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है या नहीं, ठीक है। तो कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट, ये भी सीएमए इंटर और सीए इंटर में लॉ में पार्ट है कि किन संस्थाओं पे ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है। हमें अभी टैक्स में थोड़ी पढ़ना है, आपको बस एग्जाम में दिया होगा कि ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता था या नहीं होता था, मतलब वो संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल रहा है, जहां आप काम कर रहे थे, वो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर था या एग्जाम में लिखा होगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड है, जहां से मिल रहा है वहां आप ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड है, तो इसका प्रोविजन है ग्रेजुएटी रिसीव, जो रिसीव किए माइनस कर देंगे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तीन नियम है, इन तीनों को अप्लाई करने के बाद जो कम आएगा उतना छूट मिल जाएगा। सुन लिए क्या बच्चों? ग्रेजुएटी आपको जो भी रिसीव हो, इन तीनों में
जो कम आएगा उतना आपका छूट हो। क्या है? तो पहला 10-10 के अंदर पहला ग्रेजुटी रिसीव यानी एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, स्टैट्यूटरी अमाउंट फिक्स किया हुआ है 20 लाख, ठीक है ना। और उसके बाद एक फॉर्मूला है 15/26, ये फिक्स्ड है, 15/26 रहेगा इनटू ये फॉर्मूला में फिक्स्ड है, ये लॉ में है ग्रेजुटी एक्ट के। 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल आप नौकरी की है वो, इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, लास्ट जो सैलरी आप उठाए है वो। तो सर सैलरी का मतलब तो बहुत कुछ होता है, सैलरी मतलब बेसिक होता है, डीए होता है, कमीशन होता है, बोनस होता है, रेमोरेशन होता है, फिर हाउस रेंट अलाउंस होगा, टिफिन अलाउंस होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस होगा, परक्विजिट होगा, रेंट फ्री, बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आया? सैलरी अभी आपका चालू हुआ है, तो यहां पर सैलरी मतलब क्या? देखो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेते समय आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी टेकन एज 1 ईयर। जैसे मान लो जैसे श्रुति जॉब की है 23 साल 7 महीना, तब कितना मान लिया जाएगा? 24 मान लिया जाएगा। इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस बोला हुआ है। तो अगर वो जॉब करती 23 साल 4 महीना तो 23 मानते, 6 महीना के एक्सेस में होगा तो 1 ईयर ट्रीट कर लेंगे। देखो वही लिखा हुआ है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी टेकन एज 1 ईयर। 23 साल 8 महीना 24 मान लिए, 23 साल 6 महीना 23 महीना, एक्सेस बोला है ना। अच्छा सैलरी मतलब क्या होगा यार? सैलरी मींस सिर्फ क्या लेंगे बच्चों, पढ़ के देखो, बेसिक प्लस डीए, सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे और डीए लेंगे। और डीए वो भी कौन सा लेंगे? वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट, मतलब डीए भी आपका लिखा रहेगा एग्जाम में कि ब्रैकेट में लिख देगा 60% फॉर्मिंग पार्ट, 20% फॉर्मिंग पार्ट, यानी पूरा ले लेंगे। फॉर्मिंग पार्ट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट का उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ड्रॉन मतलब जिस महीना, लास्ट महीना, ठीक है। अच्छा अगर आप ऐसे संस्था में जॉब कर रहे थे जो सीजनल इंस्टैब्लिशमेंट है, तो वहां पे 15/26 के बजाय 7/26 लेंगे, ठीक है। पीस रेटेड के केस में अगर आप जहां जॉब कर रहे हैं वो पीस रेटेड, मतलब जो सैलरी था आपको पीस रेटेड वेजेस वाला बात हो रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा? 15 डेज सैलरी वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेसेज। ये जो है ये होल्ड पे रहेगा, ये हम लोग प्रैक्टिकल में कर लेंगे, प्रैक्टिकल जब एग्जाम्पल लेंगे तब करा देंगे। अच्छा अब ना इनकम टैक्स में 2 तरह का रिजिम फॉलो होता है, ओल्ड एंड न्यू। हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ाए थे कि हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोविजन ओल्ड में अलग है, न्यू में अलग है। तो जो ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो छूट पढ़ रहे हैं हम लोग 10-10 के अंदर, इसका बात हो रहा है। ये जो तीनों को सॉल्व करके जो कम होगा आएगा, ठीक है ना। ये ओल्ड फॉलो करो चाहे न्यू फॉलो करो मिल जाएगा। एग्जाम्पशन अंडर 10-10 वुड बी अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजिम ऑफ। आप कोई भी टैक्स रिजिम ओल्ड फॉलो करो चाहे न्यू, ये मिल जाए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आज के लिए इतना ही है, टाइम हो चुका है। थोड़ा सा पहला क्लास था तो हम लोग इंट्रो फेस कवर किए, ठीक है।